फिर लो एक वापस एक चीज है, एक रानी है, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी जब मैं पिछली एक क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेवाड़ में एक राजा जी हुए थे जयसिंह, और जयसिंह की एक परमार वंश की रानी थी कोमला देवी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है, और जयसमंद के पास में उसके महल बने। पर फिर भी अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जिस रूठी रानी का नाम लेते हमारे जो दिमाग के अंदर थी वो मालदेव की रानी थी। एक कहानी है, सुनिए आप। हुआ यूं कि जब मालदेव इधर उधर आसपास में अटैक कर रहा था, जब उसने नागौर, अजमेर, जालोर सब जगह अटैक किए, बीकानेर, बहादुराजून, रायपुर सब पर अटैक किया, तो उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया। और जैसलमेर में उस समय एक राणा जी हुआ करते थे, लूणकरण, लूणकरण भाटी, भाटी राजा हुआ करते थे यहाँ पे, भाटी वंश हुआ करता था। लूणकरण भाटी पे भी हमला कर दिया। जैसलमेर वाले भाटी को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, और कहते हैं उन्होंने जैसे तैसे करके पैसे टक्के दे के यहाँ से मालदेव को वापस भेज दिया था। फड़ौदी वाले किले विलेन दे दिए थे, भाई तू चला जा यार, वापस चला जा, ये वाला एरिया लेके हमारी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं। मालदेव एक बार तो एरिया वगैरह लेके वापस आ गया था। अब जैसलमेर वाले भाटियों ने आपस में बैठ के सोचा कि यार आदमी एक बार पैसे लेके या एरिया लेके चला गया, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा। और हमने इतिहास के अंदर देखे, मैंने बताया था आपको कि गुजरात वाले बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभौर का किला दे दिया था, फिर भी अगले ही साल उसने अटैक कर दिया था। तो यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या परमानेंट इलाज किया जाए? परमानेंट इलाज तो युद्ध, युद्ध किया जाए। किसी ने कहा यार युद्ध करेंगे तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, वो शक्तिशाली आदमी। तो क्या किया जाना चाहिए? लूणकरण की बेटी थी एक उमादे, उमादे नाम की राजकुमारी थी, बेहद सुंदर राजकुमारी। दे का मतलब देवी है भाई, अपने राजस्थानी में देवी लिखते थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, और किसी ने सलाह दी कि क्यों ना उमादे की शादी मालदेव के साथ कर दी जाए। उमादे सुंदर राजकुमारी है, उसके लिए योग्य वर की जरूरत है, और मालदेव से ज्यादा योग्य वर कौन हो सकता है? उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा था। यदि मालदेव के साथ में अपने रिलेशन हो जाएंगे, बेटी को अच्छा घर मिलेगा और अपना जवाई बन जाएगा, फिर तो क्या ही हमला करेगा, अपने लिए आक्रमण भी समाप्त, हो ये भी समाप्त। लूणकरण जी ने हाँ बदली कि भाई ठीक, शादी कर देते हैं। मालदेव के पास में समाचार भेजा गया कि साहब जैसलमेर वाली अपनी राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मालदेव जी तैयार ही बैठे। मालदेव जी ने कहा साहब पक्का, मैं तो कर लूंगा, सुंदर राजकुमारी से क्यों नहीं शादी करना चाहिए। कहते हैं मालदेव जी यहाँ से बारात लेके जैसलमेर गए, खूब बड़ी सी बारात गई थे, बड़े राजा की बारात जाए तो जानी थी। तो अभी भी अपने गांव में रिवाज होता है कि जब बारात जहां पे रुकती है, डेरा बोलते हैं, डेरा। आप डेरे कैसे समझोगे, कोई इंग्लिश मीडियम वालों के समझ नहीं है, शहर वाले टावरों के। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव में तो उसी में रुकती है आजकल तो जाके। मैरिज गार्डन टाइप का कर दो जी, होटल कर दो जहां पर आप बारात को रुकवाते हो, तो डेरा बोलते हैं उसको। तो कोई ना कोई जगह होती है जहां पे बारात को रुकवाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था गाँव में, तो अभी भी होता है कि जहां भी बारात रुकती है, वो जो डेरा होता है उसको देखने के लिए महिलाएं जाती है। और जब महिलाएं वो डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय गीत गाती है, जिस गीत का नाम है जल्ला। सुनना, आप घर में मम्मी से पूछना कि जल्ला गीत कब गाया जाता, तो आपको बताएंगे कि जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं उस समय गीत गाया जाता है। याद रखना थोड़ा कि बारात का डेरा देखने जाते समय। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं जो थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। राजकुमारी उमा दे ने जब ये सुनी कि मेरी बारात इतनी बड़ी आई है, इतने हाथी इतने घोड़े आए, तो उसके मन में भी चाहो कि मैं भी मेरी बारात का डेरा देखूं कहाँ रुकी हुई है, पर दुल्हन घर से बाहर कैसे निकले। मुझे लगा क्यों ना मैं जैसलमेर के किले के ऊपर जाके, और वहां से तो सब कुछ दिखेगा, और वहां से मैं डेरा देख लेती हूँ। तो जब जैसलमेर के किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसने अचानक एक रूम के अंदर लड़ाई की आवाजें सुनी। उसने कान लगाया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। और लूणकरण भाटी अपनी पत्नी से कह रहा था, अपनी रानी से कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के लिए आएगा, मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी बेचारी के क्यों मार दोगे, बेटी का सुहाग है अपने, आप ऐसे कैसे मार सकते हो? और उसने कहा नहीं, कोई सुहाग वहाग नहीं, ये मंगता थोड़े दिन पहले अटैक करने के लिए आया था अपने, और ये तो दबाव में आके शादी करनी पड़ रही है, वरना मत शादी आज करूं कल करूं। अब ऐसे तो इसको प्रत्यक्ष युद्ध में तो मार नहीं सकते, डायरेक्टली तो इसको मैं मार नहीं सकता, इसलिए आज मौका है, फेरों में तो अकेला आएगा, अकेला आएगा तब मैं मार दूंगा इसको। और यदि तूने किसी को बता दिया तो देख लेना पहले तेरे को मारूंगा। बेचार रानी डरी हुई, क्या करे पर पति के सामने। जब उमादे ने बार ये सब बातें सुनी, उमादे को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ मेरे पिता है जो मेरे होने वाले पति को मारना चाहते हैं, एक तरफ मेरे पति हैं जिनको इस धोखे की जानकारी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। और फिर उसे लगा
कि किसी हिंदू लड़की के लिए सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है और मुझे मेरे पति का साथ देना चाहिए। और कहते हैं उसने नीचे आके एक लेटर लिखा और गुपचुप तरीके से मालदेव के पास पहुंचाया कि मालदेव जी, आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावचेत रहना, क्योंकि मेरे पिता आप पर हमला कर सकते हैं। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा और मालदेव जी राजी हुए। उनका रानी हो तो ये हो कि सगाई हो रखी है, शादी अभी तक हुई नहीं, फिर भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने वापस समाचार भेजा कि थैंक यू, जैसे तुम वैसे नहीं मरता इनसे, पर तुमने थोड़ा सावचेत कर दिया तो और ठीक है। और अब मालदेव जी ने अपने साथ में जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 ढंग के बॉडी बिल्डर से छांटे और उन बॉडी बिल्डर को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम, आज लूणकरण को फेरों में मत आने देना जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाकी मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मालदेव जी गए तोरण मारने के लिए। तोरण की सारी रस्में खत्म हुई, मालदेव जी अंदर फेरों के लिए गए, बाकी वाले बाराती महफिल के अंदर जाके बैठे, पार्टी सार्टी चलने लगी। लूणकरण जी भी इधर उधर अब तक तो बिजी थे। लूणकरण जी ने कहा अच्छा, मालदेव अकेला अंदर चला गया, तब लूणकरण जी घर के अंदर जाने लगे। और वो जो 2 राठौड़ इधर से गए हुए थे, बाराती इधर से, थोड़े बॉडी बिल्डर जिम विम जाने वाले से थे, उन्होंने लूणकरण जी को कहा, अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो अंदर? वो ताक में बैठे थे तैयार। लूणकरण जी ने कहा मैं तो अंदर जा रहा हूँ फेरों। अरे क्या फेरों के अंदर जा रहे हो, यहाँ बैठो, 2-4 पेग सेक लो हमारे साथ के अंदर। और उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, आप समझते नहीं, और अंदर तो कन्यादान करना है यार, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कन्यादान कोई कर देगा, कन्यादान भाई कर दे, कन्यादान चाचा जी कर दे, कन्यादान ताऊ जी कर दे। और वास्तव में ये तो मैंने फिल्मों का फैशन देखा है कि फिल्मों के अंदर यूं दिखाते हैं कन्यादान पापा को ही करना पड़ता है ना। गांव में तो देखते हैं यार कोई कर देता है कन्यादान, ही तो करना है, घर का कोई सदस्य होगा वो कन्यादान कर देगा। फिल्मों वालों ने कई रस्में चला दी, और ना पहले नहीं होता। वो तो मुझे तो हमेशा ये बड़ा अजीब सा लगता है, मैं शहरों में फिल्मों में जब आगे देखता हूँ कि यहाँ पे लड़की की शादी होती है तो भी सब घर वाले सज धज के एकदम तैयार रहते हैं। गाँव के अंदर तो यार लड़की की शादी में भूत भुआड़िए हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। बहन बेटी की शादी हो तो कि आराम करने का मौका नहीं मिलता, कौन नए कपड़े पहने, कौन तैयार हो, जैसे चल रहा है वैसे करते रहो अपने आप। पर शहरों का फैशन है, पैसे वाले लोग होते हैं, काम करने वाले दूसरे होते हैं, यहाँ सब सज धज के पता ही नहीं चलता बाराती कौन है घराती कौन है। वरना गाँव में तो पता ही चल जाता है अपने आप में कि भाई बारात वाले कौन है, इधर वाले मंडे वाले कौन है अपने आप में। तो लूणकरण को उन्होंने बिठा लिया, उन्होंने बैठ जा। लूणकरण जी समझ गए कि इनको पता तो चल ही गया। लूणकरण जी चुपचाप बैठ गए। कहते मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए एकदम। दूसरे दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। जब पहले राजकुमारियों की शादी करते थे तो कहते भाई राजकुमारी अपने ससुराल जाके खुद काम थोड़ी करेगी, तो काम करने के लिए दासियां होनी चाहिए, तो साथ में दासियां दिया करते थे। तो कहते हैं उमादे के साथ में एक लड़की भेजी गई। उमादे ने कहा और किसको मेरे साथ में भेजा जाए, एक दासी भेजी गई जिसका नाम था भारमली। भारमली नाम की एक दासी भेजी गई थी, कंक्यूबाइन भेजी गई, दासी थी भारमली, कंक्यूबाइन थी, इसको साथ के अंदर भेजा गया। हुआ यूं, थोड़ी सी फिर एक बात सुनिए आप। कहते हैं कि ये भारमली के मम्मी पापा के बारे में पता ही नहीं था, इसके मम्मी पापा कौन थे कौन नहीं थे। जब ये पैदा हुई थी, पैदा होते इसको फेंक दिया गया था। अभी भी अखबारों में अपने पढ़ते रहते हैं, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, कन्या को फेंक दिया गया। आज अपने को यदि ऐसी कोई बच्ची मिल जाए तो अपने क्या करें, अपने हॉस्पिटल वालों को देख के आते हैं, अपने पुलिस वालों को बताते हैं इस बारे में। उस टाइम पुलिस कौन, राजा, हॉस्पिटल कौन, राजा। तो बच्ची किसी को मिली तो उन्होंने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, और लूणकरण जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे की खास सहेली थी। और उमादेव ने अपने पापा का, पापा इसको मेरे साथ भेजो ताकि मेरा मन लगा रहे वहां पे। ठीक है भाई, मालदेव जी ने कहा साथ में ले जाओ इसको। कहते हैं भारमली उनके साथ में चली गई। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी थोड़ा नशा पता किया ही करते थे, नशा वगैरह लेके वो अपने रूम के अंदर आए, और तब तक उमादेव तैयार नहीं हुए, रानी थे, श्रृंगार वगैरह कर रहे थे, सज धज रहे थे। उमादेव को समाचार मिला कि सब राव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमादेव को लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने भारमली, दासी थी उसकी पास ही बैठी थी, सहेली थी उसकी, और उसने कहा कि भारमली तू एक बार जाके राव जी, राव मालदेव थे, राव की उपाधि, राव जी को जाकर देगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते भारमली गई, और भारमली बेहद सुंदर थी खुद भी, और मालदेव जी नशे के अंदर थे। उमादेव को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति ने ये गलत काम किया है, उसने मेरा वेट करना ही सही नहीं समझा, और उसने कहा कि ऐसे लिचड़ पति का मुंह तो मैं आज देखूं कल देखूं। उसके बाद उम्र भर उमादे ने मालदेव का मुंह वापस नहीं देखा था। इसलिए उन उमादे को हम किस नाम से जानते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगी बात कि रूठी रानी किसे कहा जाता है, तो रूठी रानी उमादेव कहा जाता है। कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की बेटी थी। कौन सी दासी की वजह से नाराज हो गई थी, तो वो भारमली नामक दासी की वजह से नाराज हो गई थी, और उसने मालदेव का आजीवन बाद में मुंह नहीं देखा था। यहाँ से चली गई थी, अजमेर के तारागढ़ किले में खूब दिन तक रही थी।
कहते हैं शेरशाह सूरी वाला जब अटैक हुआ था तब तारागढ़ खाली करवाया था, तब बाद में जोधपुर के पास में किसी गांव के अंदर आके रहने लग गए थे। कई दिन बाद में एक बेटा गोद ले लिया था, मालदेव का बड़ा ही बड़ा बेटा था राम सिंह, दूसरी किसी रानी से राम सिंह हुआ था, उसको गोद ले लिया था और उसके साथ में गुंदोज रहे थे। बाद में फाइनली केलवा चले गए थे, मेवाड़ में जगह पड़ती है केलवा, वहां चले गए थे। पर कहते हैं कि जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी और जब केलवा में उमादेव थे, वहां पर उनको समाचार मिला कि भाई मालदेव जी की मृत्यु हो गई, तो उमादेव वहां पर उनके साथ में सती होते हैं। मालदेव जी की पगड़ी भेजी गई थी और उस पगड़ी के साथ में सती हो गए थे। और उन्होंने कहा भाई वो बेलखना था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलती की, बाकी मैं पत्नीव्रता नारी हूं, मैं अपने पत्नी होने के सारे धर्म निभाऊंगी। और वो मालदेव जी के साथ में बाद में सती हो जाते हैं। उस उमादे जैसी पतिव्रता नारी को हम आज भी याद करते हैं, उसके स्वाभिमान को याद किया जाता है। क्या स्वाभिमानी महिला थी जिसने गलत बात की, पति की गलत बात को स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया और आजीवन अपने पति से अलग रही। इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं? रूठी रानी के नाम से जानते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी, बाद में फाइनली लास्ट में तो राम को लेके केलवा चली गई थी और केलवा में वहां अपने पति की पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। मूल तो कहानी ये है। फिर भी थोड़ी सी से जुड़ती हुई एक बात हो रही है, आगे थोड़ी सी बात सही आपको समझ में आएगी, मैं फिर आपको बात बताता हूँ। देखो, कहते हैं कि उमादेव जब यहाँ जोधपुर के आसपास में कोसाना कोई गांव था, वहां पर जब रह रहे थे, तब एक दिन मालदेव जी को लगा कि यार मेरी गलती थी यार, मेरी गलती की वजह से उमादेव वापस चले गए, इसलिए उमादेव को मना के वापस लाया जाना चाहिए। और मालदेव के दरबार में एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, ईसरदास जी। और मालदेव ने ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी यार आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए और ईसरदास जी ने जाके उमादेव को मना भी लिया और कहा आपको वापस चलना चाहिए, वापस चल के मालदेव जी के पास रहना चाहिए। उसने कहा नहीं, एक बार जिस आदमी को छोड़ के आ गई उसके पास वापस मैं तो आज जाऊं कल जाऊं, और फिर मैं वापस गई तो क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि पहले तो मुंह सुजा के गई थी और एक बार मनाया देते हैं वापस आ गई। सरदार जिनका आ रहे ऐसी कोई बात नहीं है ना, आपको बाकायदा पटरानी का दर्जा दिया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा, 10 लोगों के सामने माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत को बरकरार रखा जाएगा। उमादे ने कहा कि देखो बाढ़ जी आप कह रहे हो तो मैं साथ चल लूंगी, पर मेरी इज्जत में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। सरदार जी ने कहा मेरी गारंटी, आप तो साथ चलो। उमादे को लेके वापस आ रहे थे, रानियां पालकी में बैठ के आया करती थी, उमादे पालकी में बैठ के आ रहे थे। करे इधर बाकी रानियों को जब पता चला कि उमादे आ रही तो उनको लगा उमादे पटरानी बनेगी, अपनी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उन्होंने एक कवि और हुआ करते थे, ईसरदास जी के अंकल थे आसानंद जी, और आसानंद जी का, आसानंद जी ये तो एक महिला का अपमान है ना, एक बार जो यूं नाराज होकर चली गई अपने पति से, वो वापस थोड़ी आए कोई। आसानंद जी ने कहा सही है, उमादेव को नहीं आना चाहिए, मालदेव जैसे आदमी के पास तो कतई नहीं आना चाहिए, इसने गलती की थी उनके खिलाफ, तो आपको समझाना चाहिए। आसानंद जी ने कहा पक्का। और कहते हैं आसानंद जी जिधर से उमादेव की पालकियां आ रही थी उधर बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही उमादेव की पालकियां पास है, आसानंद जी ने जोर जोर से एक दोहा बोला, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मतलब कि मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब सम्मान, पीऊ मतलब पति, यदि सम्मान चाहिए तो पति त्याग दो, पीऊ रखे तज मान, पर यदि पति चाहिए तो सम्मान त्याग दो, मतलब दोनों में से एक मिलेगा। मालदेव जी मिल गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो मालदेव जी नहीं मिलेगी। कि आज उमादेव की इज्जत है कि उमादेव वह रानी है जो अपने पति को ठोकर मार के चली गई, जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली सम्राट को और ठुकरा दिया, जिसने 9 कुंटी मारवाड़ का राज्य त्याग दिया। और आज उमादेव के गीत गाए जाते हैं, दोहे बोले जाते हैं, तो इज्जत तो है लेकिन पति नहीं है उसके पास में। यहां आगे तो पति तो मिल जाएगा, पर ये जो इज्जत अब मिली हुई ये नहीं मिलेगी वापस। दो दो गेंद न बंद हूं, गेंद का मतलब होता है हाथी, दो दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, एक एक खंबू ठाण, एक ही खंबे के ठाण पे, एक ही स्थान पे दो दो हाथियों को आप नहीं बांध के रख सकते, वो आपस में लड़ेंगे। इसलिए इज्जत या पति में से एक चीज जो आपको प्यारी हो वो मिल सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगी। और उमादे ने जैसे ही ये दोहा सुना, उनके झाड़ झाड़ उठी और वो यहाँ से वापस चले गए थे। कहते हैं उसके बाद वापस वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा और मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। कहते उमादे का किस्सा तो उसके बाद खत्म हो गया, पर भारमली तो अभी तक मालदेव के पास ही रहा करते थे। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक उधर देखे। मालदेव जी ने भारमली से पूछा कैसे, जैसलमेर की याद आ रही है, पीहर की याद आ रही है? उसने कहा याद तो खूब ही आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर, जाके आना चाहिए। उसने किस मुंह से जाऊं मैं, मेरी वजह से उनकी राजकुमारी घर छोड़ के चली गई, आज मैं जाऊंगी तो मुझे वो क्या कहेंगे? उनका तेरे को कहेंगे मतलब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दे दे, तेरे को ओढ़ में देंगे वो, तू कल जा। और कहते भारमली को भेजा, मालदेव जी ने लिख के भेजा
कि जैसलमेर वालों यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना। अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पीहर पीहर ही था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, और बारमली बेहद सुंदर थी। वो बारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे बारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये बारमली इसको और चक्कर के अंदर लेगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बाघे कोटड़िए की बहन थी। बागा कोटड़िया धड़ाईती आदमी था। धड़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिनहुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, अमीरों को गरीबों को नहीं सताता, और जो लूंठे लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे टकरें लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाली रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तुम भाग्य को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है कोई। भाग्य को बुलाया गया, और भाग्य को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा कहा। बहन ने कहा वैसे तो आप सब जानते ही, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारी ननद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो मत। आपके जो जीजाजी है, हमारे जो पति है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। बागे ने कहा ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, बारमली को भेज देना। सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपने रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा अपने। जैसलमेर वालों ने कहा बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो ले जाओ। उनका नहीं यार लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो यार तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको, जल्दी से यार सीख दे दे, मैं ऊँट को खड़ा ही नहीं कर रहा, ऊँट पे बैठा हूँ। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे अंदर का, बहन ने कहा अभी इतनी जल्दी, मैं तो तैयार ही नहीं, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। बारमली सज धज के पास में बैठी थी एकदम, और उसने कहा कि बारमली तिलक गीत निकाला, तू निकाल के आ जा। बारमली ने कहा हाँ पक्का। और कहते बारमली तिलक वाली थाली लेके गई। जैसे ही हाथ ऊपर करके बागे के तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऊँट पे बिठा लिया, और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को बारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है। इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे कि बागा बारमली एक दूसरे के लिए जीते, एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरता है मोरी और जहाँ सरवरता है हंस, जहाँ बाग होता है बहरमल, जहाँ दारूत है मंस। कि जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है वहां वहां मोर मिलेंगे, जहां जहां सरोवर तालाब है वहां वहां हंस मिलेंगे, जहां शराब होगी वहां मांस आएगा, जहां बागा है वहां पे बारमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया बारमली को लेके भागा, और मालदेव ने कटकटाए दांत। उसने कहा यार उमा दे गई वो गई, बारमली को और ले गए। और उसने अटैक करो। भाग्य की थी क्या औकात कि ऐसे मेरी दासी को उठा के ले जाए। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाईती है, इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि नौकुंठी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव को अचानक याद है, मालदेव ने कहा उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे, और वो दो कौन बोल रहा था रे? वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो बारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास बारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था। 3 कोस सामने, 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी के, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। तो धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास आए और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनके, अच्छा खाना पीना खिलाए, बारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि बारमली बाघा से इतनी बेहंतिया मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते हैं वहीं रहने लगे थे, बाघा बारमली के पास ही रहे थे। कालांतर में जब बाघा मरा था तो बारमली उसके साथ में सती हो गई थी, और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे, और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटे डरा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जासी बाग जी।
कि हे बागा, जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बागा, तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे, और किसी ने जाके उन राणा जी का आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी, कि बागा ऐसे था, बागा ऐसे था। उसको बेचारे को ये सहन है, तो लग रहा है मैं राणा और मेरे मुंह के सामने किसी छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा था साहब इतना क्या बागा बागा लगा रखा है, उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आजीवन बागे का नाम लेते रहोगे। आसानंद जी का जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ो ईगा हर्ट हुआ, उसको ईगो हर्ट हुआ उसका। और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और आसानंद जी के पोते को बुला कहा यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने अपने दादाजी को जागी कहा ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते, पार तो नहीं पड़ेगी, बागा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, बागे को मैं कैसे भूल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है तो आई विल ट्राई। बिठाया साहब आसानंद जी का, आपका समय शुरू होता है अब। डोकरे ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाए, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया और थोड़ी देर के अंदर दो बोलने शुरू किए। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है। इस पेट की लड़ाई के लिए बागा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बागा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बागा भारमली की प्रेम कहानी है, क्या बागा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है। खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि असंभव होता उन चीजों पे, क्या लोग रहे थे वो। अब चलो आगे, ये कहानी इसके माध्यम से ईसरदास जी, रसानंद जी मैंने बताया, आगे अभी अपने काम आएंगे। कैसे काम आएंगे मैं अभी बताता हूँ।